हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षिपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी ईवीएस की पेडागोजी की क्लास। इससे पहले आपकी ईवीएस की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। ईवीएस के अलावा मैंने आपको संस्कृत की, हिंदी की, साइकोलॉजी की और मैथ की पेडागोजी भी करा रखी है, तो वो क्लासेस भी आप देख लेते हैं। ये क्लास आपकी सी टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर बिना देरी किए क्या करते हैं, अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये ईवीएस की पेडागोजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यानी कि जो एक मिजोरम है, यानी कि एक स्टेट है, वहां पर की जाने वाली एक झूम की खेती, वहां पर जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है, झूम की खेती के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं। तो कौन कौन सी बातें ठीक है वो हमें देखनी है। अब क्या करते हैं, हम एक एक करके इनके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। क्या वहां के लोग ऐसा करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। बी है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ठीक है, सी पढ़ लेते हैं। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। फिर अपना फोर्थ पढ़ लेते हैं ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है। फोर्थ नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डी है, एक ही खेत में 3 बार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि एक ही खेत में तीन चार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फिर ई है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 स्टेटमेंट दिए हैं हमें, और इसमें से हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से इसमें राइट ऑप्शन है। और आपके जो ऑप्शन है वो ये हैं। अब क्या हो रहा है, सी टेट के एग्जाम आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखना, आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे 5 ऑप्शन स्टेटमेंट दे देगा और उसमें से कौन कौन सा सही है उस पर टिक लगा के हमें क्या करना, आंसर निकालना होता है। तो सबसे पहले कह दिया है, इनमें से सही कथन कौन सा है, तो पहला सी और डी ई, यानी कि जो पहला कथन है सी डी और ई सही है। इसमें पढ़ लेते हैं एक बार, और सी डी ई क्या कह रहे हैं। सी सी बोल रहा है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ठीक है, डी है, एक ही खेत में 3 4 बार भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ जिसे पता नहीं है, इसकी राइट आंसर, राइट तो इसका डी भी सही है। यहाँ क्या होता है, जब खेती की जाती है तो एक ही खेत में क्या है, 3 से 4 प्रकार की भिन्न भिन्न फसल उगाई जाती है। उससे पहले क्या करते हैं, ये फसल को काटने के बाद में उसे कुछ सालों के लिए खुला छोड़ देते हैं। और जो भी फसल ये उगाते हैं, कोई सी भी फसल, जैसे झूम की खेती करते हैं, झूम की खेती को कहते हैं बांस की फसल उगाना। तो बांस जब ये काट लेते हैं उसके बाद में जो जूड़ झाड़ रह जाता है उसमें क्या करते हैं, ये आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो पूरा भी जड़ से खत्म हो जाता है। और उसके बाद में क्या, 2 3 बार ये फिर से क्या करते हैं, अगली फसल को उगा लेते हैं। ये बात है इसकी फैक्ट। जो बातें मैंने आपको बताई, अब देख लेते हैं वो किस किस में मैच हो रही है। देखो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये वाली बात भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। बी है, इस भूमि पर उगने वाले घास और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये बात गलत है। देखो जब गहरी जुताई की जाएगी तो वो क्या होगी, भूमि जो बंजर होना शुरू कर देगी। तो एक खेती क्या है इसमें, तो 2 3 खेती तो बाद में एक भी नहीं हो पाएगी। तो इसकी जो तीनों चीजें सही है, ए वाला ऑप्शन भी सही है, बी वाला और डी वाला। अब देख लेते हैं हमारा कि ये वाला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया किसमें, ए बी डी, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ए बी डी। देखो सी में दे रखा है ए बी डी, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर का हो जाएगा, जिसमें ए बी डी दोनों दे रखे हैं। मिजोरम में क्या कहा जाता है, एक फसल काटने के बाद में उसे कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, और पास की अगर फसल करते हैं ये लोग तो उसे काटने के बाद उसमें आग जला देते हैं। और एक ही जमीन में 2 3 बार क्या है, मतलब अलग अलग प्रकार की कोई भी फसल को ये उगा सकते हैं। ये है मिजोरम के बारे में। और ये मैंने आपको स्टेटमेंट बताए हैं ना, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा इसमें, राइट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकतर अब सीटेट के एग्जाम में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को करना है। ठीक है,
और ईवीएस की मैंने और भी क्लासेस करा दी, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने उसमें वन लाइनर के क्वेश्चन आंसर भी आपके कराए हैं, और अभी भी मैं आपको और भी क्लासेस इसकी करवाऊंगी। तो पढ़ लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है? यानी कि क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से ये जो बात बताई गई है, प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन में, यानी कि जो टीचर है उसने पर्यावरण अध्ययन करवाया है बच्चों को, उसका आकलन करने के लिए उसको क्या क्या चीजों की जरूरत होनी चाहिए। जैसा कि आपने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों को कुछ पढ़ाया पर्यावरण का चैप्टर, अब आप क्या करना, उसका मूल्यांकन यानी कि आकलन करना है। तो आप क्या क्या चीजें यूज करोगे उसके टेस्ट लेने के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में परियोजना कार्य। परियोजना कार्य क्या ये होता है, आप उसको एक प्रैक्टिकल दे दोगे करने के लिए। आपने देखा हो ना एग्जाम में हमसे क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, साइंस का प्रैक्टिकल, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल। तो ऐसा एक परियोजना कार्य दे दोगे उसका आकलन करने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा है। बी है आपका क्षेत्र भ्रमण। हाँ, ईवीएस में हम क्षेत्र भ्रमण करवा सकते हैं, बच्चों को प्रकृति दिखा देंगे, पेड़ पौधों के बारे में पूछ लेंगे, तो क्षेत्र भ्रमण भी होता है। सी है जर्नल लिखना। देखो लिखना तो होता है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो लिखते भी हैं, जरूरी नहीं है हम उन्हें ऑरली चीजें सिखाते हैं, वो लिखते भी हैं। डी है विचार मानचित्र, यानी कि विजुअलाइजेशन करके, सोच विचार करके एक चित्र को तैयार करना। ठीक है, आपने जैसे कोई बताया बच्चों को कि अब आपको प्रकृति को लेकर बेटा एक पेंटिंग बनानी है, ये वायु प्रदूषण की बनानी है या जल प्रदूषण की बनानी है, तो दिमाग में क्या करते हैं बच्चे, विजुअलाइजेशन करते हैं, सोचते हैं, फिर क्या चित्र बना लेते हैं अपने माइंड में, फिर क्या करते हैं कॉपी में भी वो बता देते हैं। ठीक है, बना देते थे। तो मेरे हिसाब से तो चारों बातें ठीक है। और देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में लिखा केवल बी और सी बात सही है, बी और सी। तो क्या ये दोनों बातें गलत हो जाएंगी? देखो ये दोनों बातें गलत नहीं है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन दे रखा केवल डी, क्या केवल डी ही सही है, बाकी ये सब गलत है, जर्नल लिखना, परियोजना कार्य, ये सब गलत है। देखो क्षेत्र प्रमाण तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं बी ऑप्शन किस किस में, आपका ए में दे रखा है और आपका बी में दे रखा है, इन दोनों में से ही देखना है। तो मैं आपको बता दूं ये चारों बातें ही आपकी बिल्कुल ठीक है प्राथमिक स्तर से लेकर के। अब देख लो चारों किस में, हमारे बी ऑप्शन में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का, ए बी सी डी आपकी चारों बातें बिल्कुल फैक्ट लिखी हुई है प्राथमिक स्तर से पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास डेली मिल जाए, अगर आप टाइम पे नहीं देख पाते हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस क्लास के। तो पढ़ लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थर्ड। थर्ड में क्या पूछा गया है? थर्ड में लिखा है निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? यानी कि हमारा देश जो है भारत, उसमें एक राज्य है, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं अधिकतर, नारियल के तेल में पकी हुई, नारियल का जो तेल होता है उसमें समुद्री मछली को पकाकर खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से स्टेट है। मिजोरम, बी है गोवा, सी है बिहार और डी है आपका जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो आपका बी है। ठीक है, गोवा के लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली को पकाकर खाना पसंद करते हैं। यही ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर नारियल के तेल की बात हुई थी, तो ऐसा कौन सा हमारा स्टेट है भारत में जिसमें नारियल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? अगर जिसको आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। फोर्थ में पढ़ लेते हैं। फोर्थ में लिखा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत, अग्र का मतलब होता है आगे के दांत, ठीक है, अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यानी कि कोई ऐसा जीव जंतु है, जानवर है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरता रहता है। यानी कि उसके दांत क्या है, बढ़ते जाते हैं, तो उन्हें कम करने के लिए क्या करता है, वो वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। वो कौन से जीव है? तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑप्शन है दीमक,
दीमक तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। आपने देखा होगा आपके जो लकड़ी की चीजें होती है उसमें दीमक लग जाती है, तो ये कुछ छोटा थोड़ी ना कर रही है, इनके दांत तो थोड़ी ना बड़े होते हैं, तो खुद इतने जरा सारे होते हैं। बी है गिलहरी, सी है आपकी छिपकली और डी है आपका चूहा। देखो छिपकली तो कभी ऐसा कर नहीं सकती, हाँ चूहा कह सकते हैं। और गिलहरी, तो बताओ इसका राइट आंसर आपका है बी, गिलहरी है। देखो बहुत से क्वेश्चन आंसर में आपको बहुत से टीचर्स ने भी बताया होगा कि चूहा और गिलहरी ही दोनों करेक्ट होते हैं, क्योंकि चूहे के दांत भी बढ़ते रहते हैं, वो कुतरता रहता है, तो उसके दांत भी छोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपके ऑप्शन में गिलहरी आए तो आप गिलहरी को टिक कर देना, और अगर आपके ऑप्शन में चूहा आए तो चूहे पे आप क्लिक कर सकते हो, टिक कर सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो गिलहरी का होता है। ठीक है, तो हमारे फोर्थ का आंसर क्या हो गया, बी हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्लास पसंद आ रही है तो प्लस प्लीज क्लास को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है, और शेयर भी कर देना ताकि औरों की भी क्या उससे मदद हो सके। तो पढ़ लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा, यानी कि उसके खेत की जो मृदा और मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी। एक किसान है, वो वो क्या कर रहा है, जो उर्वरक आते हैं अपने, ये कीटनाशक आते हैं पेड़ पौधों को उगाने के लिए, उसका बहुत ही ज्यादा उपयोग कर रहा है, बार बार धान की फसल उगा रहा है उन्हीं को लगा लगा के। ठीक है, तो ऐसा करने से खेतों की जो मृदा और मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए लिखा है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, यानी कि जो ये कीटनाशक लगा रहा है वो धान की फसल के लिए ठीक रहेगी। बी है जुताई के लिए उपयुक्त तो बन जाएगी, यानी कि जब हम खेत को जोतेंगे तो उसके लिए सही हो जाएगा। फिर सी है आपको बंजर हो जाएगी। डी है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, बंजर हो जाएगी। एक बात बताओ, कीटनाशक हो या कोई आप ही इंसान ही हो, अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप उसमें क्या ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन यूज करते हो, तो क्या होता है हमारा शरीर भी बेकार हो जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, अगर आप कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग करते हो तो क्या है, बंजर हो जाएगी मृदा जो होती है, ना तो वहां पे कोई भी खेती हम नहीं दोबारा कर पाएंगे, क्योंकि हर फसल के लिए हर मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, और अगर मिट्टी ही खराब हो जाएगी तो फसल कैसे हो सकती है। तो फिफ्थ फिफ्थ का हमारा राइट आंसर क्या हो गया है, सी हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सभी सब्जेक्टों की मैं आपको पेडागोजी करा रही हूँ, तो आप क्लास देखना चाहते हो तो सारी क्लासेस को चेक कर सकती हूँ। ठीक है, सिक्स पढ़ लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि रीना एक लड़की है जो आम पसंद करती है, ठीक है, आम खाना बहुत पसंद है उसको, तो वह जाड़ों के लिए, देखो जाड़ों में तो आम मिलते नहीं है, तो वो क्या करना चाहती है, जाड़ों के लिए भी सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सुरक्षित रखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो हम आम को जाड़ों में भी कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए है अचार और आम पापड़ बनाना, हाँ ये भी कह सकते हैं कि हम अचार और आम पापड़ बना लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब फायदा हो जाएगा। बी है जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना। देखो जूस तो एक दिन में खराब हो जाता है, जाड़ों तक तो बिल्कुल ही वो नहीं होगा, ये बात तो गलत हो गई है। जूस कहीं टिकता है, दूसरे दिन ही स्मेल आनी शुरू हो जाती है। सी है प्लास्टिक के थैले में रखना, बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक के थैले से तो वो एकदम खराब हो जाएगा। फिर डी है रेफ्रिजरेटर में संचित करना, यानी कि फ्रिज में रख देंगे तो वो जाड़ों के लिए भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर, दो सही लग रहे होंगे आप लोगों को भी। देखो फ्रिज में रखकर कोई भी चीज 6 महीने के लिए हम नहीं खा सकते हैं, चाहे वो आम हो या कोई भी हो, उसकी तहसील क्या खराब हो जाती है। हमें जो ईबीएस में टिक लगाना है वो ऐसी चीजें लगानी है जो हमारी प्राकृतिक से संबंधित है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा जो फ्रिज है वो कृत्रिम से संबंधित है, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर बचा वो है ए। देखो अचार आपने देखा होगा सालों साल 10 साल तक रख लेते हैं, आम पापड़ बना के भी क्या होता है आपने देखा होगा कि सेल आउट होते हैं, वो भी हमें मिल जाते हैं। तो ये दो एक ऐसी चीजें हैं जो हमें जाड़ों के लिए संचित करके रख सकते हैं। ठीक है, तो सिक्स का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ईवीएस में जो होता है ना, हमें सारे ऑप्शन देखो सही लगते हैं, पेडागोजी का यही मेन बात होती है कि इसमें सारे ऑप्शन हमें सही लगते हैं, इसमें भी चारों ऑप्शन में कोई गलत नहीं था,
सही बात थी अपनी अपनी जगह, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। फ्रिज वाली बात भी गलत नहीं है, लेकिन फ्रिज को हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण सीख रहे हैं, तो हमें जो प्राकृतिक से चीजें हैं ना, उसी के रिकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो सेवन्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेवन्थ में क्या पूछा गया है हमसे। सेवन्थ में पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो स्तर है, वह पर्यावरण का अध्ययन के लिए हम आकलन करना है, बच्चों का टेस्ट करना है कि बच्चों ने कैसा सीखा है। तो इनमें से निम्नलिखित, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है कि एक संकेत जो है वो उपयुक्त नहीं है। कौन सा संकेत उपयुक्त नहीं है आकलन के लिए। देखो निगेटिव वाला पूछा है, तो इस पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि उपयुक्त नहीं है पूछा है। जो हम बच्चों का टेस्ट लेने वाले हैं वो बात बिल्कुल भी इसमें ठीक नहीं है। ठीक है। फर्स्ट है स्मरण, यानी कि उसको याद करा देना। तो याद करा दिया तो हम उसका आकलन कर रहे हैं। बी है प्रश्न पूछना। देखो हाँ, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जब आप टेस्ट लेते हो बच्चों का, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, कैसा भी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये आकलन है हमारा बच्चों का। ये बात बात तो ठीक है, हमें पर निगेटिव पूछ देखनी है। सी है न्याय और समानता के प्रति चिंता। देखो न्याय और समानता के प्रति चिंता का मतलब ये है, जब हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं तो सबके लिए एक समान टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बच्चे के लिए हमने कुछ और क्वेश्चन रख दिए, दूसरे बच्चे के लिए दूसरे क्वेश्चन रख दिए। क्या होना चाहिए, समानता से टेस्ट लेना चाहिए, ताकि बच्चों में क्या इक्वालिटी बनती रहे। ये बात भी ठीक है। डी है सहयोग। हाँ बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। अब तो मान लो बच्चे को आप टेस्ट ले रहे हो सकता है उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो आपकी हेल्प ले सके, तो आपको क्या करना है, उसे पूरा सहयोग करना है। ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चा मोटिव होता है और फिर क्या आंसर देने में सही हो जाता है। ये तीनों बातें तो सही है, लेकिन जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्मरण, ये गलत बात है। देखो याद कराना कोई आकलन नहीं है कि याद करना। हम कहते बच्चों से कि हमने चैप्टर पढ़ा है, बच्चों आप याद कर लेना, तो क्या ये तरीका सही हुआ। आकलन का भी है बच्चों को सिखाने का, याद कराने से कुछ नहीं होता, उसे समझाने से बहुत ज्यादा समझ में आ जाए तब उसे मानते हैं कि बच्चे को कुछ सीख रहा है। ठीक है। तो सेवेंथ का क्या आंसर हो जाएगा, एक, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा था, गलत। निगेटिव वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमारा नाइन्थ। इसमें हमसे क्या पूछा गया है। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है कि इस पौधे में पत्तियां हैं, यानी कि जिसके बारे में पूछ रहे हैं, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, ये पौधा है। तो ये कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां से सब्जी भी बना लेते हैं, बीज भी मिलते हैं और तेल भी मिलता है। पढ़ लेते हैं क्या है। ऑप्शन है पालक। देखो सब्जी तो बना लेते हैं, बीज नहीं होता इसमें। नारियल है। चलो नारियल की कहीं कहीं सब्जी बना लेते हैं, लेकिन इसमें भी हाँ बीज होता है, लेकिन हाँ तेल मिलता है इससे, सब्जी भी बन जाती है, लेकिन इसका बीज नहीं मिलता नारियल का। ठीक है। सी है बंद गोभी। बंद गोभी से सब्जी बना सकते हैं, बीज भी नहीं होता इसका, तेल तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर डी है आपका सरसों। देखो सरसों का आपका तेल भी निकलता है, इसका बीज भी होता है और इसकी हम क्या है, सब्जी भी बना लेते हैं। तो नाइन्थ का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। डी इसका नाइन्थ का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाता है हमारा, डी हो जाएगा। देखो सरसों की सब्जी से मैंने आपको बताया तेल भी प्राप्त होता है, बीज भी प्राप्त होते हैं और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। देखो सीटेट के एग्जाम में आपको एक बात बहुत ध्यान से रखनी है, अगर हम अपने आंसर तक भी पहुंच रहे हैं तो फिर भी हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। हो सकता है कि चौथा ऑप्शन जो है वो बेस्ट हो जाए। देखो नारियल वाली बात यहाँ पे गलत नहीं थी, कुछ लोग नारियल की सब्जी भी बना लेते हैं, इससे तेल भी प्राप्त होता है, इसके अंदर एक छोटा सा बीज भी पाया जाता है। ठीक है। तो लेकिन नारियल हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इससे बेस्ट आंसर क्या है, सरसों है। तो हमें चारों ऑप्शन अपने पढ़ने हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी सॉल्व करें। आपको क्या करने हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ताकि आपका क्वेश्चन क्या है, गलत नहीं हो जाए। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में ही आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टेंथ। देख लेते हैं टेंथ में हमसे क्या पूछा गया है। टेंथ में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने व फैलने वाला रोग का समुच्चय है, यानी कि जो मच्छर से रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं और उसका कौन सा समुच्चय बिल्कुल ठीक इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में। पढ़ लेते हैं अब अपने ऑप्शन। ऑप्शन है
फर्स्ट है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। देखो चिकनगुनिया तो होता है मच्छरों से, मलेरिया भी होता है, लेकिन मियादी बुखार नहीं होता है। ठीक है। बी है हैजा, डेंगू, मलेरिया। देखो डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है, लेकिन हैजा आपकी मक्खियों की वजह से होता है, तो ये तो मच्छरों की वजह से नहीं हो सकता। सी है चिकनगुनिया, हाँ ये बात ठीक है। डेंगू भी होता है, हाँ। मलेरिया भी होता है, ये तीनों बात बिल्कुल ठीक है, मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन अपना पढ़ लेते हैं। फिर है आपका चिकनगुनिया, ये बात बिल्कुल ठीक है। हैजा, देखो हैजा नहीं होता है, मियादी बुखार भी नहीं होता है, तो ये आंसर तो आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनसे बेहतर आंसर क्या है हमारा, सी है। सी में देखो चिकनगुनिया भी है, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है। तो ये थे आपके मच्छरों से होने वाले यानी कि फैलने वाले रोग का समुच्चय। तो हमारा 10th का राइट आंसर क्या हो गया है, हमारा सी हो गया है। ठीक है, तो 10th का हो गया हमारा सी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। पढ़ लेते हैं पहले इसके बारे में सारे स्टेटमेंट कि हमारे क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं। 11th पे हमसे पूछा गया है कि 11th पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछा है। पढ़ लेते हैं हमारा 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 11th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। यानी कि आपको कुछ जानवर दिए गए हैं, इनके बारे में कौन सी बातें बिल्कुल ठीक है, यानी कि इनकी क्या क्या विशेषता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से जानवर है पहले पढ़ लेते हैं। पहला आपका छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ये है कि वे अंडे देते हैं, यानी कि ये जितने भी जानवर हैं, यानी कि जंतु दिए हैं, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, ये अंडे देते हैं। क्या ये बात बिल्कुल इनके लिए ठीक है, चारों पे अप्लाई हो रही है। फिर बी है, वे जहरीले होते हैं। देखो छिपकली चलो माना जहरीली होती है, सांप भी जहरीला होता है, लेकिन कछुआ नहीं होता, गौरैया भी आपको कभी कुछ नहीं कहती है। ये बात तो देखो बिल्कुल गलत हो जा रही है। ठीक है। सी है, वे भूमि व जल दोनों में रह सकते हैं। देखो छिपकली ये कभी पानी में नहीं रहती है, सांप चलो आपका पानी में रहता है, कछुआ भी आपका पानी में रहता है, लेकिन गौरैया और छिपकली ये दोनों तो कभी आपके पानी में जाती नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। लेकिन हाँ इन्होंने ये कहा है कि ये भूमि और जल दोनों में रहते हैं। तो देखो मैंने वही वाली बात बोली, दोनों में कह रहे हैं, लेकिन छिपकली और गौरैया तो कभी पानी में जाती नहीं है, तो ये वाले स्टेटमेंट भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब डी पढ़ लेते हैं। इनके शरीर पर सल्क से ढके होते हैं। क्या छिपकली के ऊपर सल्क पाए जाते हैं, गौरैया के ऊपर पाए जाते हैं, कछुए पर तो पाए जाते हैं, हाँ, और सांप पर भी पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों पर नहीं पाए जाते। हमें तो चारों पर अप्लाई करनी है ना, एक ही विशेषता बतानी है, तो ये भी आपका गलत हो जा रहा है। अब बचा एक ऑप्शन कि वे अंडे देते हैं, हाँ ये बात ठीक है, छिपकली भी आपके अंडे देती है, गौरैया भी आपकी अंडे देती है, कछुआ भी आपका अंडा देता है और सांप भी आपका अंडा देता है। तो इन चारों पे एक ही बात अप्लाई हो रही है, क्या, ए वाली, यानी कि वह अंडे देते हैं, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा 11 का। ठीक है, आपको क्या करना, अपने सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं सी टेट में। और ईवीएस का आपका पोर्शन क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है और इंटरेस्ट भी होता है पढ़ने में, तो आपको इसको भी नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद नहीं है आपके, तो ये थे कुछ ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेडागोजी के, जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास के लिए क्या है, थैंक यू सो मच। और बाकी की क्लास अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी की, ईवीएस की, सबकी, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।